Good evening, everyone. Am I audible? Am I audible? आवाज आ रही है क्या? गुड इवनिंग। चलो, तो कल अपन बात कर रहे थे वहां पर ग्लोबल वार्मिंग की। मनीष, आवाज आ रही है ना? ओके। कल अपन बात कर रहे थे वहां पर ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे थे। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि हमारी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, जो टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, टेम्परेचर ऑफ द जो अर्थ है वो टाइम के साथ साथ क्या होता जा रहा है, वहां पर इंक्रीज होता जा रहा है। टाइम के साथ साथ क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं वहां पर, इसको बोला जाता है क्या, बताओ, ग्लोबल वार्मिंग। मैंने बताया भी था कि वहां पर पहले एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड था और अब क्या हो गया वहां पर 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। बताया था क्या, 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब आता है आपका अगला टॉपिक, ओजोन लेयर डिप्लीशन। नेक्स्ट टॉपिक डालो यहां पर, ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन, देखो क्या होती है ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, पहली बात तो बताओ मेरे को ओजोन लेयर क्या होती है। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ व्हाट इज द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर आपको बताया था कि मैंने कहां होती है, जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में 15 से 25 किलोमीटर के बीच में, 15 से 30 किलोमीटर के बीच में वहां पर एक लेयर होती है। दैट लेयर इज नोन एज द ओजोन लेयर। यही बताया था क्या, बोलो। मैंने पहली क्लास में बताया था ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, तो वहां पर एक ओजोन लेयर होती है। और ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन, कुछ नोट्स करवाए नहीं करवाए बेटा अभी तक तो कुछ भी नोट। और ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली जो यूवी रेज होती है, जो यूवी रेज होती है उसको क्या करती है, वहां पर रोकने का काम करती है। क्या करती है वहां पर, ओजोन लेयर क्या करती है, सूर्य से आने वाली जो यूवी रेज है उन यूवी रेज को रोकने का काम करती है। अब यूवी रेज को यदि वह ओजोन लेयर रोक लेती है तो यूवी रेज कहां तक नहीं आती है, हमारी अर्थ तक नहीं आती है। और आपको पता है यूवी रेज एक खतरनाक रेज होती है जो कि आपके स्किन कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, वहां पर स्किन कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। किसके लिए कैंसर रेस्पॉन्सिबल होती है, वहां पर स्किन कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, वहां पर स्किन कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर बात है, बताओ। क्लियर बात है, हाँ या ना। तो ये बात जो है कि वहां पर स्ट्रेटोस्फेयर में, यहां पर यूवी रेज, ओजोन लेयर है, इसका पता कौन ने करा था, इसका पता वहां पर 1913 में वहां पर एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, वहां पर चार्लेस नाम के साइंटिस्ट ने वहां पर ये पता करा था कि वहां पर ओजोन जो लेयर है, ओजोन लेयर के अंदर क्या वहां पर स्ट्रेटोस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, वहां पर ओजोन लेयर प्रेजेंट। अब अगला पॉइंट आता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अगला जो बता रहा हूं मैं, कि ओजोन लेयर का मेजरमेंट कैसे करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ओजोन लेयर का जो मेजरमेंट है वो डॉप्सन यूनिट के द्वारा करते हैं। ओजोन लेयर जो होती है, ओजोन लेयर का जो मेजरमेंट है, ओजोन लेयर का मेजरमेंट हम डॉप्सन यूनिट के द्वारा करते हैं। ओजोन लेयर का मेजरमेंट अपन किसके द्वारा करते हैं, वहां पर डॉप्सन यूनिट के द्वारा करते हैं। और डॉप्सन यूनिट में अपन क्या मेजर करते हैं कि वहां पर टोटल अमाउंट ऑफ द ओजोन कितनी है। क्या मेजर करते हैं अपन, टोटल अमाउंट ऑफ ओजोन को मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं अपन,
टोटल अमाउंट ऑफ ओजोन को वहां पर मेजर किया जाता है कि वहां पर टोटल अमाउंट ऑफ ओजोन कितनी परसेंट है। क्या मेजर किया जाता है वहां पर? टोटल अमाउंट ऑफ ओजोन को मेजर किया जाता है कि वहां पर टोटल अमाउंट ऑफ ओजोन कितनी है। डॉप्सन यूनिट क्या मेजर करती है? डॉप्सन यूनिट यह मेजर करती है, डॉप्सन यूनिट यह मेजर करती है कि वहां पर ओजोन लेयर की थिकनेस कितनी है। क्या मेजर करती है वहां पर? ओजोन लेयर जो है उसकी थिकनेस कितनी है, वो कितना थिक है। कब? इनटू द 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर विद ए 1 atm प्रेशर। ये कंडीशन है वहां पर ये कंडीशन नेसेसरी है कि जब आप ओजोन लेयर की थिकनेस मेजर कर रहे हो उस समय आपका टेम्परेचर कितना होना चाहिए वहां पर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और वहां पर प्रेशर कितना होना चाहिए वहां पर प्रेशर होना चाहिए 1 atm प्रेशर। कितना प्रेशर होना चाहिए वहां पर? 1 atm प्रेशर होना चाहिए। क्लियर है? बोलो क्लियर है या नहीं है? अगला पॉइंट अपन बात करते, माना कि मैं बोलता हूं एक वहां पर 0.01 डॉप्सन यूनिट है। माना कि मैं बोलता हूं कि वहां पर 0.01 डॉप्सन यूनिट वहां पर ओजोन लेयर की थिकनेस है। माना कि वहां पर 0.01 mm एक डॉप्सन यूनिट है। वहां पर मैं बोलता हूं कि एक डॉप्सन जो यूनिट है, उल्टा बोल गया, एक डॉप्सन यूनिट जो है वो 0.01 mm के बराबर होती है। एक डॉप्सन यूनिट जो है वो 0.01 mm के बराबर होती है। क्लियर बात है ये? यदि मैं बोलता हूं कि एक डॉप्सन यूनिट या ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो एक डॉप्सन यूनिट है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वहां पर एक जो ओजोन लेयर की थिकनेस है वो कितनी है वहां पर? 0.01 mm है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि मैं बोलता हूं 1 mm, तो 1 mm किसके बराबर होगा वहां पर? 1 mm बराबर होगा वहां पर 100 डॉप्सन यूनिट के बराबर। 1 mm किसके बराबर होगा वहां पर? 100 डॉप्सन यूनिट के बराबर होगा। क्लियर है या नहीं है? तो वहां पर जो ओजोन लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर की जो एवरेज थिकनेस है वो कितनी है वहां पर? 300 क्या है वहां पर? 300 डॉप्सन यूनिट है। कितनी है वहां पर? 300 डॉप्सन यूनिट के बराबर है। क्लियर है यहां तक? डॉप्सन यूनिट क्या है? हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में वहां पर ओजोन लेयर की थिकनेस कितनी है? ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो कितनी है वहां पर? 300 डॉप्सन यूनिट के बराबर है। कितनी है वहां पर? 300 डॉप्सन यूनिट के बराबर है। बोलो बताइए क्लियर है या नहीं है? बोलिए क्लियर है या कोई डाउट है? ठीक है, अब आता है ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब क्या आता है वहां पर? ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर का डिप्लीशन कैसे होता है बेटा? ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन देखो क्या होती है। कुछ ओजोन लेयर डिप्लीशन गैस होती है जैसे कि CFC, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस तरह की कुछ गैसेज होती है। और यह गैसेज क्या होती है? हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा टाइम तक रहती है। क्यों रहती है बहुत ज्यादा टाइम तक? क्योंकि ये जो गैस है वो एनवायरनमेंट में घुल नहीं पाती है। ये जो गैस है CFC गैस वो हमारे एनवायरनमेंट में घुल मतलब पानी के साथ या रेन वाटर में घुल नहीं पाती है। अधिकतर गैस क्या करती है? रेन वाटर है, रेन वाटर में घुल गई और जमीन पे आ गई। लेकिन जो CFC गैस है वो रेन वाटर में घुलेगी ही नहीं, घुलेगी नहीं तो हमारे एटमॉस्फेयर में रहेगी। और टाइम के साथ साथ ये एटमॉस्फेयर से कहां चली जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में चली जाती है। और ये स्ट्रेटोस्फेयर में जाने के बाद कहां चली जाती है? ओजोन लेयर में चली जाती है। अब जैसे ये ओजोन लेयर में जाती है, जैसे ही वहां पर ये ओजोन लेयर में जाती है तो ये क्या होता है कि ओजोन जो होती है वो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन गैस होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देती है? वहां पर क्लोरीन प्लस अदर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देती है।
और ये क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन वहां पर ओजोन के साथ रिएक्शन कर लेता है और ClO बना लेता है। मतलब वहां पर ओजोन जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लिया, मतलब ओजोन हमारी टूटी या नहीं टूटी, ओजोन की क्वांटिटी कम हुई या नहीं हुई, बताओ। यदि ओजोन ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लिया तो ओजोन की क्वांटिटी कम हुई या बढ़ गई या उतनी ही है? ओजोन ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लिया तो ओजोन की क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। और ओजोन की यदि क्वांटिटी कम हो गई तो वहां पर परावैंगनी किरणों को रोकने की क्षमता कम होगी या बढ़ेगी? यदि ओजोन की क्वांटिटी कम हो गई तो वहां पर परावैंगनी किरणों मतलब यूवी रेज को रोकने की क्षमता भी क्या हो गई, कम हो गई। और यूवी रेज को रोकने की क्षमता हो गई तो यूवी रेज हमारी धरातल तक क्या होगी, आने लगी। क्लियर बात है या नहीं है? इसीलिए वहां पर CFC गैस यदि हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो उसकी वजह से ओजोन लेयर हमारी क्या हो जाती है, वहां पर ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो जाता है। क्लियर बात है या नहीं है, बताओ, बोलो। लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है कि सर यहां पर ऐसा क्या करे कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन ना हो, ओजोन लेयर का डिप्लीशन ना हो। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि यदि वहां पर मैथेन गैस हो, मैथेन गैस भी साथ में हो, तो मैथेन गैस क्या करती है, इस क्लोरीन को डिस्ट्रॉय कर देती है। और यदि वहां पर क्लोरीन ही नहीं रहेगा तो वहां पर ओजोन को कोई तोड़ने वाला रहेगा क्या? ओजोन को तोड़ने वाला रहेगा या नहीं रहेगा, बोलो। दूसरा चीज, यदि वहां पर जो NO2 है वो भी क्लोरीन से क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है, तो वहां पर भी क्लोरीन की क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हमको किसी भी तरह से, यदि आप अब बताओ कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां से निकल रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां से निकलती थी, रेफ्रिजरेटर से, कल बताया था मैंने, रेफ्रिजरेटर से। दूसरी कहां से निकलती है, AC एयर कंडीशनर से। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा। यदि आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढोगे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंटिन्यूअस बढ़ती जाएगी और ओजोन लेयर क्या होती जाएगी, खत्म होती जाएगी। तो हमने को क्या करना पड़ेगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की क्वांटिटी को कम करने के लिए हम आजकल इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं और क्या यूज करते हैं वहां पर, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो। तो क्लोरीन इसमें नहीं है, और क्लोरीन नहीं है तो ओजोन से रिएक्शन करने के लिए क्लोरीन अवेलेबल नहीं है। क्लोरीन नहीं है तो ओजोन नहीं टूटेगी, ओजोन नहीं टूटेगी तो वहां पर ओजोन की क्वांटिटी कम नहीं होगी। आई बात समझ में नहीं आई, बोलो हाँ या ना, बोलिए, बोलो। क्लियर है या नहीं है? क्लियर। अब आगे बात करते हैं। अब आपने सुना होगा ओजोन होल, लेकिन क्या होता जा रहा है, आप देख रहे होंगे कि आजकल आप लोग भी, हम लोग भी, सभी लोग क्या कर रहे, AC का यूज बढ़ा रहे। हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर रेफ्रिजरेटर का यूज बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बताओ आप। AC और रेफ्रिजरेटर का यूज बढ़ रहा है या कम हो रहा है? AC और रेफ्रिजरेटर का यूज बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है। AC और रेफ्रिजरेटर का यूज बढ़ रहा है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ रही है, कम हो रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ रही है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ रही है तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन भी बढ़ता जा रहा है। ओजोन लेयर का डिप्लीशन भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और ओजोन लेयर के डिप्लीशन के बढ़ने के वजह से वहां पर एक ऑब्जर्व किया गया कि ओजोन लेयर में होल हो गया। क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है कि ओजोन लेयर में होल हो गया। ओजोन लेयर में होल हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर जैसे ओजोन लेयर ये है तो होल हो गया तो बीच में से इस तरह होल हो गया, ऐसा नहीं है। ओजोन लेयर में होल हो रहा है, सुना होगा आपने, ओजोन लेयर में होल हो रहा है, तो ये होल का मतलब यही है क्या, पता ना? ओजोन लेयर में होल हो गया, होल हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। ओजोन लेयर में होल हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर की थिकनेस कम हो रही है। ओजोन लेयर में होल है इसका मतलब क्या है,
टाइम के साथ साथ ओजोन लेयर की थिकनेस क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और ओजोन लेयर की थिकनेस कम होने की वजह से, ओजोन लेयर की थिकनेस कम होने की वजह से वहां पर क्या होता जा रहा है, परावैंगनी किरणें क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ओजोन लेयर में होल है, वो कब बोलेंगे अपन, कब बोलेंगे। मैंने आपको अभी ये बताया था, ओजोन लेयर की एवरेज जो थिकनेस है, ओजोन लेयर की एवरेज थिकनेस कितनी है वहां पर, 300 डेसिबल है या नहीं है। और जहां पर ओजोन लेयर की थिकनेस 200 डेसिबल से कम हो जाएगी, जहां पर ओजोन लेयर की थिकनेस 200 डेसिबल से कम हो जाएगी, उस कंडीशन को बोला जाता है वहां पर ओजोन होल। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है वहां पर, ओजोन होल बोला जाता है। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है वहां पर, ओजोन होल बोला जाता है। जनरली जो एवरेज थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर है वो कितनी है वहां पर, 300 डेसिबल। और जहां पर ओजोन लेयर की थिकनेस 200 डेसिबल से कम हो जाएगी, उस कंडीशन को बोला जाएगा ओजोन होल। क्लियर है, बोलो क्लियर है या नहीं है। तो यहां तक किसी को कोई भी डाउट है क्या, चलो लिखिए बाद में। लिखो, देखो यहां पर ओजोन लेयर, यहां पर इन द स्ट्रेटोस्फेयर between 15 to 30 kilometer, in the stratosphere between 15 to 30 kilometer above the earth, a layer of ozone gas is present. A layer of ozone gas is present. A layer of ozone gas is present, which is known as ozone layer. Which is known as ozone layer. अगला पॉइंट, this layer is very important. This layer is very important because it stop सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज। क्या स्पेलिंग होगी, अल्ट्रावायलेट रेज getting to the earth. Getting to the earth. ठीक है, क्लियर यहां तक, आगे लिखा देता हूं। Too much UV rays
can causes skin cancer, can causes skin cancer and will also harmful for all the plants and animal. All the plants and animal. All the plants and animals. ठीक है, अगला पॉइंट, ओजोन लेयर was discovered in 1913 by French scientist Charles Fabry. And Henry, ये आपसे पूछ सकता है, एंड हेनरी बूशन। साइंटिस्टों के नाम आपको याद होने चाहिए, आपसे पूछ सकता है। मैं अंडरलाइन कर देता हूं। ठीक है, लिख लिया। अगला पॉइंट, डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन यूनिट देखो, ए डॉप्सन यूनिट measure the total amount of ozone in a overhead column of atmosphere. ठीक है, देखो यहाँ पर DUR measure measured by how thick layer of ozone would be. How thick layer of ozone would be if it is compressed into one layer at 0 degree centigrade and with a pressure of 1 atm above it.
लिख लिया, आगे लिखिए। एवरी 1.0 mm thickness of the layer is equal to thickness of layer is equal to 1 डेसिबल यूनिट, 1 DU। तो 1 DU इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.01 mm। ठीक है, तो 1 mm इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 DU। ठीक है, आगे the average amount of ozone in the stratosphere across the globe is about 300 decibel unit D। लिख लिया, यहां तक? बोलो, लिख लिया क्या? आगे लिखिए। अब डालो यहां पर ओजोन लेयर डिप्लीशन। डालो यहां पर ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है, लिखो इसमें। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन प्रोसेस बिगिन व्हेन ozone layer depletion process begin when chlorofluorocarbon and other ozone depleting substance are emitted into the atmosphere. अगला पॉइंट, CFC are extremely stable
CFC are extremely stable and do not dissolve in rain. Do not dissolve in rain. And after a period of time, after a period of time, reach to stratosphere, and other gas will reach to stratosphere. ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? CFC ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा, वहां पर क्या निकलेगा? क्लोरीन प्लस अदर सब्सटेंस। ठीक है, अब क्लोरीन क्या करेगा? ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा और वहां पर क्या निकल जाएगा? ClO प्लस O2। तो ओजोन लेयर टूट गई। ठीक है, अब लिखो यहां पर 1 एटम ऑफ क्लोरीन कैन destroy 1 atom of chlorine can destroy 1 lakh ऑफिस में रख दे ऊपर ही। 1 atom of chlorine can destroy 1 lakh ozone molecules। ठीक है, ओजोन मॉलिक्यूल्स। समझ पा रहे हो कितनी खतरनाक है ये? लिख लिया यहां तक? लो, लिख लिया? ठीक है, आगे लिखिए। अब देखो यहां पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन is important replacement for chlorofluorocarbon। ठीक है, लिख लिया यहां तक? अब डालो यहां पर ओजोन होल।
ओजोन होल, ओजोन होल। देखो यहां पर द ओजोन होल was first discovered in 1974 over Antarctica, and it was confirmed over Arctic in 1990, 1990। ठीक है, आगे पॉइंट आगे लिखिए। द ट्रेडिशनल measure of stratosphere ozone, the thickness of ozone is about 300 du, and in normal condition but if it decrease lower than 200 du, then it is known as ozone hole. Then it is known as ozone hole। उसको क्या बोलेंगे अपन? ओजोन होल बोलेंगे उसको। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे वहां पर? ओजोन होल बोलेंगे। लिख लिया? बैक स्लाइड ले भाई, बैक स्लाइड ले ले। ठीक है, अब लिखो यहां पर इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन या ओजोन होल। देखो यहां पर इफेक्ट ऑफ ओजोन होल। इफेक्ट ऑफ ओजोन होल, क्या इफेक्ट है? पहला लिखो यहां पर, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कैंसर। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कैंसर। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कैंसर। इट causes premature
एगिंग ऑफ स्किन मतलब झुर्रिया पड़ना, कैटरेक्ट एंड आई डिसऑर्डर, आई disorder affect immune system, it affect immune system adversely अगला डैमेज प्लांट डीएनए, molecules, due to which plants to be plants are more susceptible to pathogens अटैक। तो बहुत सारे इफेक्ट, अपन ने कुछ इफेक्ट लिख दिए ना। रिड्यूस फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी भी लिख सकते हो यहां पर, ये वो लिखा देता हूं, लिख लिया। रिड्यूस फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी ऑफ द प्लांट्स, कौन सा नंबर होगा? 6। रिड्यूस फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, reduced photosynthesis capacity of plants, कैपेसिटीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, क्लियर यहां तक? ये सब इंपैक्ट है। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो मेरे से, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओजोन लेयर डिप्लीशन में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है, ओजोन लेयर को मेजर कैसे करते हैं और उसका इफेक्ट क्या होता है, पूछ सकते हो। किसी को भी कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लीजिए। क्लियर है? अब एंड डालो यहां पर एसिड रेन। अगला आता है यहां पर एसिड रेन। अब डालो यहां पर हेडिंग एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है बताओ, कोई बता सकता है मेरे को? एसिड रेन क्या होती है? आपको पता है कि नॉर्मली जो हमारी जो रेन होती है, बरसात होती है, वो एसिडिक होती है। लेकिन यदि बरसात के पानी की पीएच, और भी कम हो जाए, कितनी कम? बरसात के पानी की पीएच यदि 5.6 से कम हो जाए, बरसात के पानी की पीएच यदि 5.6 से कम हो जाए तो उस बरसात को बोला जाता है एसिड रेन। रेन क्या होती है ये बंद को समझ आ गया। रेन बरसात होती है और बरसात जनरली एसिडिक होती है, जनरली स्लाइटली एसिडिक होती है। लेकिन बरसात के पानी की पीएच यदि 5.6 से कम हो जाती है तो उस पानी को या उसको बोला जाता है एसिड रेन। उसको क्या बोला जाता है वहां पर? एसिड रेन। अब एसिड रेन होती क्यों है? एसिड रेन होती क्यों? पहला पॉइंट तो यह आता है कि हमको पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में SOx एंड
SOX और NaX प्रेजेंट होता है नहीं होता है बताओ? हमारे एनवायरनमेंट में SOX और NaX प्रेजेंट होता है। SOX और NaX क्या करता है? वाटर वेपर और सनलाइट के साथ क्या होता है? इंटरेक्ट हो जाता है, और इंटरेक्ट हो जाता है तो वहां पर क्या हो जाती है? H2SO4 और HNO3 बन जाता है। वहां पर क्या हो जाता है? H2SO4 और HNO3 बन जाता है। और यदि वहां पर एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में H2SO4 HNO3 बन जाता है तो ये बरसात के पानी के साथ घुल जाता है। और आपको पता है दोनों के दोनों क्या एसिडिक है या बेसिक है? बताओ, दोनों के दोनों एसिडिक है या बेसिक है? दोनों के दोनों क्या है? वहां पर एसिडिक है। अब यदि ये बरसात के पानी के साथ घुल जाएगा तो बरसात के पानी की पीएच कम होगी या बढ़ जाएगी? बरसात के पानी की पीएच कम होगी या बढ़ जाएगी? बरसात के पानी की पीएच क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो वहां पर बरसात के पानी की पीएच कम हो जाती है और लेस देन 5.6 हो जाती है, तो उस बरसात को क्या बोला जाता है? एसिड रेन। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि एसिड रेन हो क्यों रही है? कि हमारे एनवायरनमेंट में SOX और NOX की क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, या SOX और NOX की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, और SOX और NOX की क्वांटिटी बढ़ने की वजह से वहां पर H2SO4 और HNO3 बन रहा है, और H2SNO3 बन रहा है, तो वहां पर क्या हो रही है? पानी की पीएच क्या हो रही है? कम हो रही है। क्लियर है या नहीं है? बोलो। बढ़ रखा है बचपन में आपने एसिड रेन क्या होती है, लिख लीजिए, लिख लो। बट ये सब कुछ आपने बचपन में पढ़ रखा है, वही पढ़ा रहा हूं मैं, आपके सिलेबस में भी यही है, ये सब चीजें आपके सिलेबस में है। एसिड रेन, लिखिए इसमें एसिड रेन, एसिड रेन acid rain results when gases emission of sulfur dioxide, when gases emission of sulfur oxide SOX and nitrogen oxide NOx interact with water vapor and sunlight, water vapor and sunlight and are chemically converted to strong acidic compound, H2SO4 and HNO3 along with organic and inorganic chemical, inorganic chemical. These compound ठीक है, आगे लिखो। These compound carry to the earth, these compound
carried to the earth, carried to the earth, carried to the earth, carried to the earth by rainwater, by raindrop, by raindrop. Generally rain is slightly acidic, rain is slightly acidic, but if pH of rainwater less than become less than 5.6, it is known as acid rain. It is known as acid rain. It is known as acid rain. लिख लिया। अब डालो यहाँ पर इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, अब डालो यहाँ पर इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, इफेक्ट ऑफ एसिड रेन लिखो यहां पर। पहला एसिड रेन अफेक्ट, एसिड रेन अफेक्ट वेजिटेशन, एसिड रेन अफेक्ट वेजिटेशन, एसिड रेन अफेक्ट वेजिटेशन एंड सोइल इन मैनी वे, एंड सोइल इन मैनी वे। दूसरा पॉइंट, इट अफेक्ट फॉरेस्ट, इट अफेक्ट फॉरेस्ट एंड रिजल्ट इन consequent vanishing of greenery. अगला, acidity affect soil, acidity affect the soil, acidity affect the soil. A plant nutrient such as potassium is gradually reached out of soil, क्लियर है? बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? यहां तक किसी को कोई भी डाउट है क्या? नहीं है। तो आज की क्लास यहीं फिनिश करेंगे।
बस आपके 3 टॉपिक बच रहे हैं, एक वाटर पोल्यूशन, एक नॉइज पोल्यूशन, एक वेस्ट वाटर एक वेस्ट मैनेजमेंट। तो कल अपन पढ़ेंगे नॉइज पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, और उसके बाद में एक दिन की क्लास रहेगी आपकी वेस्ट मैनेजमेंट की। ठीक है, क्लियर? 2 दिन की क्लास हो रहा है। तो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं, कल फिर से मिलेंगे। बेटा बायोडाइवर्सिटी सिलेबस में नहीं है, आप बोलो तो पढ़ा दूंगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है। आपके सिलेबस में है नहीं है बायोडाइवर्सिटी मनीष राज, आप बोलो तो मैं पढ़ा दूंगा। है नहीं है बायोडाइवर्सिटी, पढ़ाना है, सिलेबस में नहीं है, पढ़ाना हो तो मैं पढ़ा दूंगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है। पढ़ाना है ठीक है, पढ़ा देंगे, कोई इश्यू नहीं, बायोडाइवर्सिटी पढ़ा देंगे कल, कोई प्रॉब्लम नहीं है।